के मैं बुक लेके आता तो देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कितने, जनरली हमें 6 ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो है एटॉमिक साइज। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, फिर थर्ड जो होगी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। एक सेकेंड ना सर। हाँ हाँ ठीक है। फिर होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिससे पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ये 6 जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इनको बारी बारी से हमें करना है। ओके सर। तो फर्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। इसको सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, एक एटम की न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट सेल, सेकेंड, और समझो ये जो है लास्ट वाली ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का मतलब होता है बेसिकली एटॉमिक रेडियस, जो कहाँ से कहाँ तक होती है, एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट सेल तक। ये जो रेडियस फॉर्म हो रही है, जो रेडियाई है, इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशंस क्या हो जाएगी एटॉमिक रेडियस की, ओके, द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बोलो, द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, बिटवीन ओके, सेंटर द ऑफ द न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, है ना, वैलेंस शेल। हाँ। या आउटर मोस्ट सेल। क्लियर, ये तो एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, देखो यहाँ न्यूक्लियस है और ये समझो आउटर मोस्ट सेल है, करेक्ट। एक दूसरी एटम है, उसकी न्यूक्लियस यहाँ है और उसकी ये हो गई आउटर मोस्ट सेल। क्लियर हो, हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। और ये दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल। हाँ, तो इसकी सेंटर और इसकी सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर, ये क्या है बताओ, इंटर न्यू, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हाँ, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा डिस्टेंस, वही क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को ही ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हाफ द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between combined atoms of a molecule। समझे,
एक हाँ मॉलिक्यूल अगर दो एटम से बनी हुई है तो दोनों एटम की जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी उसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, और उसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। करेक्ट? क्लियर हो? हाँ बहुत अच्छा। अब एक और चीज़ इसके ऊपर हम देखेंगे। जो एटॉमिक रेडियस होती है ना, उसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। क्लियर? किसमें मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम। हाँ, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर हो हाँ गया? हाँ। गुड। एक और यूनिट लिख लो, 1 पिकोमीटर, PM इक्वल टू टेन रेज आप टू इसका वीडियो बना रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। डन? ओके, चलते हैं आगे। देखो, जो एटॉमिक रेडियस है, सुन रहे हो? हाँ हाँ, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या कह लो एटॉमिक साइज दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीज़ हैं वो यहाँ हम देखेंगे। पहली जो चीज़ें हैं वो है नंबर ऑफ सेल्स, हम्म, कितनी सेल्स है। और दूसरी जो थिंग है जिस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है वो है न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? समझे? हाँ गुड। तो एटॉमिक रेडियस जो है बेसिकली वो हाँ इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। कब बढ़ेगी एटॉमिक साइज? जब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। क्लियर? और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी कब? जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगी। कम होगी। क्लियर हो गया? तो जैसे ओके। जैसे न्यूक्लियर चार्ज कम होती जाती है सेल की साइज बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया? देखो, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जो भी चार्जेस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में है। ओके? हाँ और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होती है किसकी वजह से आती है? प्रोटॉन्स की वजह से। ओके? तो न्यूक्लियस में कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। किसकी वजह से हाँ। आएगी? प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन। इसी चीज़ का लिखेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। करेक्ट? हाँ या इसको क्या बोल सकते हो? टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? जितने हाँ भी प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उनकी टोटल चार्ज ही क्या होगी? न्यूक्लियर चार्ज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होती है उसके पास चार्ज ही नहीं होते। ओके? तो न्यूक्लियर चार्ज होती कैसी है? इसकी नेचर क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन की चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके, अभी देखना, ग्रुप ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? टॉप से टॉप से बॉटम। बॉटम, उसको क्या बोलते हैं? डाउन द ग्रुप। ओके हाँ। डाउन द डब्ल्यू। ग्रुप, है ना? ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो उस केस में एटॉमिक साइज जो है यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। ओके। ओके? तो फॉर एग्जांपल
अगर कोई एक ग्रुप बताओ। एग्जाम्पल ग्रुप हाँ, वन। ग्रुप वन वन है। क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हम्म, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी? बड़ी होगी। बढ़िया। ठीक है। हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज समझो ये न्यूक्लियस हो गई, ये ऑर्बिट हो गई। लिथियम की क्या होगी? 3 होती है, तो यहाँ पे हम्म, 2 सेल बनेंगे। और सोडियम में क्या बनेंगे? 3 सेल बनेंगे हाँ, और बड़ी हो जाएगी, है ना। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्लियर हो? हाँ, गुड। अब आते हैं पीरियड में क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट से राइट जाना, है ना। ओके। अक्रॉस द पीरियड। ओके। तो अक्रॉस द पीरियड जाओगे यानी लेफ्ट से जाओ तो राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी? और ये डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? लिथियम की। देखो अगर हम सेकेंड पीरियड में देखते हैं तो सेकेंड पीरियड के कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है। बोरॉन कार्बन, हाँ। हाँ, तो सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी? लिथियम की। फिर छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी टिल कार्बन। समझ में आया? हाँ, समझ में। गुड। अब ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे। एक एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है बताओ? अक्रॉस द पीरियड वाले केस में एक एक्सेप्शंस है इनर्ट गैस का। ठीक है। तो इनर्ट गैस वाला क्या है? वो एक एक्सेप्शन है। वो बेसिकली क्या होती है? बड़ी होती है। हाइपोथेटिकली क्या होनी चाहिए? एक सबसे करना, छोटी होनी चाहिए डिस्कनेक्ट हो गया लेकिन क्या था। होती है? बड़ी है। क्या? हेलो। हेलो। मैं हाँ बोलो। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट करना। हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ। ये पीरियड वाला जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसमें एक्सेप्शंस है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे लास्ट पीरियड में होते हैं, है ना। ग्रुप 18 के एलिमेंट। क्लियर हो? तो ग्रुप 18 के एलिमेंट की साइज़ लेकिन क्या होती है? बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि उनके सारे जो वैलेंस सेल है उसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो फिल्ड होती है। अभी हम डिटेल से समझेंगे इन दोनों चीज़ों को आगे। देखो कुछ एग्जांपल्स लो। जैसे हम लेते हैं सोडियम और लिथियम का एग्जांपल। ओके। ये सोडियम की न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, और ये हो गई सेकेंड सेल, और एक और सेल होगी सोडियम में। हेलो, प्रेजेंट हो ना? हेलो। फिर देखो लिथियम में क्या होगी? ये फर्स्ट सेल होगी और ये सेकेंड सेल होगी सबसे, हाँ, है ना। ये है सोडियम में। ओके। तो सोडियम में क्या होते हैं? सोडियम के न्यूक्लियस में कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी? देखो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 11। और 11। लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 3, है ना। तो ओके। सोडियम के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, कितनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी? 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसके न्यूक्लियस में कितने एटम्स, कितनी प्रोटॉन्स होगी? 11। अब यहाँ देखो लिथियम। लिथियम में कितनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी? 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हो? हाँ, हाँ, अब क्लियर। क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? वो भी
11 ही होगी। तो अभी देखते हैं वो कैसे होगी। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकेंड सेल में कितनी होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट सेल में 1। लिथियम में फर्स्ट सेल में 2 और लास्ट सेल में 1। यहाँ तक क्लियर हो? हाँ ओके। तो देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, किसका? सोडियम का। वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। किधर? हाँ टुवर्ड्स टूवर्ड इट्स द सेंटर। सेंटर। और यहाँ भी ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो? हाँ गुड। बट यहाँ एटम की साइज फिर भी क्या होगी? बड़ी होगी। बड़ी क्यों? हुई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इसमें ज़्यादा है ना। हाँ और दूसरी, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल रिपेल। करेंगे। तो सोडियम के पास क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगी? ज़्यादा लगेगी, है ना। हाँ क्लियर हो? यहाँ तक कोई डाउट है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगी बताओ? नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है हाँ ना। और एटम की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हाँ क्लियर? इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स भी क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पे कम हो जाएंगे, है ना। हाँ क्लियर? तो यहाँ कौन सी चीज़ डोमिनेट कर रही है? नंबर ऑफ सेल्स वाली प्रॉपर्टी। करेक्ट? हाँ नंबर ऑफ सेल्स किसके ज़्यादा हैं? सोडियम के। इसलिए सोडियम की जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा होगी किससे? लिथियम से। डन? हाँ। ठीक। अब आगे देखते हैं। कुछ टाइप कर रहे हो क्या? आवाज़ आ रही है। नहीं टाइप नहीं है। ओके। तो अभी देखो, पेरेंट एटम, ओके, कैटायन और एनायन, इन तीन चीज़ों को समझनी है। ओके। तो समझो, सोडियम क्या है? पेरेंट एटम है। और क्लोरीन क्या है? पेरेंट एटम है। क्लियर हो? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लियर हो? तो सोडियम स्टेबल कब बनेगी? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के पास क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन कब स्टेबल होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन हाँ गेन करने के बाद क्लोरीन क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है, बेसिकली मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दिया। सर एक सेकंड ना, मॉम बुला रही थी, एक हाँ सेकंड। हाँ। तो जो एनायन होगी ना, उसको यहाँ एनायन के नीचे रखेंगे। ये क्या बन जाएगी बताओ? क्लोरीन नेगेटिव। क्लियर हुआ? हाँ तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। एनायन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ओके। तो याद रखना हमेशा, जो कैटायन की साइज होगी, यानी Na+ की जो साइज होगी, वो हमेशा कम होगी किससे? Na से। क्लियर? तो हाँ कैटायन की जो साइज होती है वो हमेशा क्या होती है? लेस देन होती है किससे? पेरेंट हाँ एटम से। हाँ गुड। अब एनायन में क्या होगा? जो साइज ऑफ एनायन होंगे, साइज ऑफ एनायन वो क्या होगी? मोर होगी किससे? पेरेंट एटम से। डन? हम्म,
क्या कर रहे हो? बहुत कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है। कीबोर्ड की आवाज? हाँ, कुछ तो आवाज़ आ रही है। फैन चालू है। नहीं, कुछ तो अजीब सी आवाज़ आ रही है प्रेस करने से। मैं तो कीबोर्ड को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, जो भी हो। बेटर। फैन फास्ट किया मैंने अभी ओके जस्ट। ओके, गरम हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलें आगे। ये आवाज की बात कर रहे हो क्या? हम्म। अच्छा, ये माउस का आवाज। ओके, ठीक है, चलो चलें आगे। हाँ। अब आज जो मेटालिक कैरेक्टर, देखो मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स करती है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। हाँ। गुड। अगर एटॉमिक साइज अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे। ओके, तो कुछ मेटल्स को देखते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इसलिए क्या होगी? डाउन द ग्रुप मेटल के केस में क्या होंगे? मेटालिक कैरेक्टर भी जो है वो इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पोटेशियम जो होगा वो मोर मेटालिक होगा कंपेयर टू सोडियम। समझ में आया? यहाँ तो कोई हाँ प्रॉब्लम? हाँ। नहीं नहीं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स। कुछ एग्जांपल्स देखो मेटल्स के, जैसे सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम। कैल्शियम, हाँ। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑरन एक्सेट्रा। तो मेटल्स कहते किसको है? कुछ आइडिया है? सॉलिड इन नेचर। हाँ, वो तो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। देखो होता क्या है, ऐसे एलिमेंट के एटम, ठीक है, जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके, समझ में आ रहा, स्टेबल होते हैं। करेक्ट? जैसे सोडियम, सोडियम क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करती है। क्लियर? तो डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे बताओ? सच एलिमेंट्स, दैट लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू गेट हाँ, स्टेबल। या ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सच एलिमेंट्स which have a tendency to lose their valence electrons and becomes stable or to form positive ion. लिखो their valence electrons and form a positive, यहाँ इसको ठीक करते हैं, electrons and form a positive ion
ठीक है, अभी रीड करके बताओ। एग्जाम्पल देखो, सोडियम एक एटम है, इसके सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट सेल में 1। अगर ये एक हाँ इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बन जाएगी, सोडियम आयन। अब इसके स्टेबल पास, ना। हाँ अब स्टेबल हो गई। अब इसके पास कितने हो गए, 2 और 8। फिर देखो इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास होते हैं 2, 8 और 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम, और यहाँ 2 यूनिट चार्ज होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। सेम गोज विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हाँ 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ कितनी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगी, 3, और क्या बन जाएगी, एल्यूमिनियम 3+। डन। हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन क्या है, नॉन हाइड्रोजन, मेटल। हाँ हाइड्रोजन बेसिकली ग्रुप 1 में रहती है, लेकिन क्या है ये एक नॉन, नॉन मेटल। हाँ करेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, और ये हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज या तो करके, शेयर भी कर सकते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो ये कैटायन बना लेगी। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, तो बेसिकली उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। यानी हाइड्रोजन की जो कैटायन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। करेक्ट, ओके। क्योंकि कुछ बचती ही नहीं ना, देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसके ऑर्बिट में एक ही वैसे भी इलेक्ट्रॉन, वन ही है ना। हाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल गई तो क्या बचा, सिंगल प्रोटॉन, है ना। चलें आगे, मेटल्स हाँ की हाँ। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नहीं। कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मतलब क्या, मतलब इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इनके पास क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, चाहत है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। करेक्ट। हाँ हाँ। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगी, कैसे, डाउन द ग्रुप जाने में। या तो ग्रुप 1 के कौन कौन से मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऊपर से नीचे जाओगे तो वो क्या होगी, मेटालिक नेचर उनके इंक्रीज होंगे। अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा, गेस करो। डिक्रीज। डिक्रीज करेगी। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, मेटालिक नेचर डिक्रीज। क्लियर। तो थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट कौन सी है, सोडियम, है ना। सोडियम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है थर्ड पीरियड की ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा मेटालिक है। इससे राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाओगे। समझे, हाँ हाँ। मैं लिख देता हूँ, एक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी। डन। चलो आगे चलते हैं। मेटल्स हैं,
ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, खुद इंक्रीज। बताओ। इंक्रीज होगा ना, क्योंकि हाँ मेटालिक हाँ क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फिर सोडियम, फिर लिथियम। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी किसकी, मेटल की। क्लियर हुआ, है ना। हाँ हाँ। बट अगर यही नॉन मेटल होता तो क्या होता, डिक्रीज। हाँ, नॉन मेटल होती तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती डाउन द ग्रुप जाने पर। क्लियर। हाँ ओके, कुछ और चीज़ें ध्यान में रखना। जो मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब ये हाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। हाँ क्लियर। इनकी मेटल्स की जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है। लिख देता हूँ, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ऐसे समझो। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक तीसरी इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसकी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। समझ, इस बात को ऐसे समझो, एक एटम को जब आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हो तो उस एटम की जितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी क्या करती है, एनर्जी रिसीव करती है। एनर्जी रिचेज। हाँ हाँ, और एनर्जी रिसीव करने के बाद अगर वो बाहर आ जाए, एटम के बाहर आ जाए, हम उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके एटम से बाहर आ जाए। समझ में आया या नहीं, ये कंफ्यूज हो गए। एक सेकेंड। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ देखो, समझो, ई मिनिमम, ये क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मिला। क्लियर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ई मिनिमम मिला, और ये यहाँ से एटम से बाहर में निकल गई। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया। इसको ऐसे भी बोल हाँ सकते हाँ। हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए जिस अमाउंट में मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से बोल दो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी द is मिनिमम अमाउंट ऑफ required एनर्जी। to eject an electron to eject an electron आप एक बार out। लिख लो उसको, एक बार लिख लो। अच्छा, इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ हाँ इतना। The minimum amount of energy required to eject an electron from an atom। समझ में आया। हाँ हाँ। नेक्स्ट,
अब देखो जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ ठीक है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड क्या होगी? ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज। हाँ, increases gradually, increases gradually। क्लियर? देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ड्रॉ करेंगे। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एक कंटेनर है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड ये हो गई, दूसरी ये दोनों ही इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं? प्लैटिनम के। जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं है ना, वो किसके बने हुए बताओ? प्लैटिनम। प्लैटिनम। ठीक है। तो इससे एक वायर निकलेगी और उसमें एमीटर लगा होगा। एमीटर बेसिकली करंट को मेजर करता है। और ये वायर इस तरह से जाएगी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, मैं बैटरी बना देता हूँ, सेल बोल सकते हो। सेल से होते हुए वायर निकलेगी, यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब होगी और उससे जाके दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, एमीटर भी है जो कि करंट को मेजर करता है, कितनी करंट फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब है और सेल है। सर आप लोग पक्का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? हाँ मेरे को लगा फिजिक्स चालू कर दिया आपने। नहीं नहीं, केमिस्ट्री में भी ये है। ओके, तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रोड्स, एमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और सेल तीनों कैसी कॉम्बिनेशंस में है? सीरीज कॉम्बिनेशंस में। ओके, तो जैसा कि आप कंप्यूटर पे देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो, यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अरेंज्ड है ना? हाँ। चलो, तो ये सेल है तो इसकी कुछ वोल्टेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हम डाल देते हैं 6 वोल्ट। डन? हाँ ठीक ओके, है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोड के साथ एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर के साथ सेल कनेक्टेड है, सेल के साथ बल्ब, और बल्ब अगेन इलेक्ट्रोड से। तो ये कैसी कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये सारे सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे वाटर है, ये जो भरी हुई है अभी क्या है समझो, वाटर है, प्योर वाटर। ओके,
क्लियर। इसके अंदर अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, और उस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? उस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रही नहीं है। करती। इसका मतलब क्या हो गया, सर्किट में करंट पास नहीं कर रही है ना। क्लियर। ओपन सर्किट ना। हाँ, वो ओपन सर्किट नहीं है, सर्किट यानी वाटर कंडक्टर नहीं है। वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा नहीं रहा कर है। रहा। ओके। ओके, और वाटर में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनती है, और वाटर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। फिर क्या करेंगे, इससे वाटर निकाल लेंगे, और वाटर की जगह क्या फिल करेंगे, पेट्रोल। क्लियर। पेट्रोल, अल्कोहल, ओके। ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। फिर भी हम ऑब्जर्व करते हैं बल्ब ग्लो नहीं करता है। तब इससे क्या पता चलता है, इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड का सॉल्यूशंस जब हम डालते हैं, है ना, कंटेनर में, तो हम ऑब्जर्व करते हाँ। हैं बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके, इसलिए कोवैलेंट सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं नहीं। और कोवैलेंट क्या हो सकती है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, ये सारे भी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर? क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? क्योंकि जब लेट्स से यहाँ पे बेंजीन वगैरह डालोगे, वाटर, तो ये जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस में क्या मिलती है, सिर्फ तो मॉलिक्यूल, सिर्फ ओके। मॉलिक्यूल। ओके, आयन नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें मोबाइल आयन की ज़रूरत होती है, फ्री आयन की ओके। ज़रूरत होती है। तो जब कोवैलेंट कंपाउंड्स की सॉल्यूशंस डालोगे तो उसमें क्या फॉर्म नहीं होती, आयन, आए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। अब क्या करना है, इन सबको हटाना है। ओके, और इनके जगह क्या डाल दोगे, वाटर के साथ क्या मिला वाटर। दो, सॉल्ट। सॉल्ट। लेट्स से NaCl प्लस वाटर। क्लियर। तो आप देखोगे ये बल्ब जो है ये क्या हो गई, ग्लो हो गई। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है, जब वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पा रहे हैं। इसी ओके। तरह और भी सॉल्यूशंस हो सकती है, CuSO4, कॉपर सल्फेट और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है हाँ ना, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। क्लियर। हाँ हाँ। हाँ, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब को जब हम डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, बल्ब ग्लो कर पा रही है। इससे क्या पता चलता है, ये करंट पास हो रहा है ना। हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब सॉल्यूशंस फॉर्म करती है या डिजॉल्व स्टेट में होती है तो उसमें मोबाइल आयन होते हैं और वो करंट कैरी करती है। करेक्ट। हाँ। एक मिनट। पूरी चीज। हाँ, जो स्क्रीन पे दिख रही है ना वो सारी। हाँ। हम्म, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड होने से वो करंट फ्लो होता है ना। नहीं, आई। ऐसे नहीं बोलेंगे, ओके। ध्यान से देखो और फिर बताओ। इलेक्ट्रॉन्स आर दो एटम्स के टू बीच में बन, एटम्स के बीच हाँ, तो ये बॉन्ड किसके बीच में बनती है, दो में। दो एटम्स के। एटम। क्लियर। गुड। ओके, अब इसमें एक प्लेस है, कोई भी दो एटम ले सकते हो क्या, नहीं, कोई भी दो एटम। नहीं, तो कंडीशंस क्या होगी, फॉर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, कंडीशन मेरे को कैसे मालूम होगा, चलो पढ़ाया देखो, थोड़ी मैं है। बताता हूँ। देखो, हाँ यहाँ एक एटम है और हाँ यहाँ एक एटम है, समझो हाँ। हाइपोथेटिकली। क्लियर है? कोई डाउट है? तो नहीं। ये दोनों एटम कंबाइन होके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। हाँ। क्लियर। वो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? तो ओके। ये इन दोनों एटम को क्या बोलेंगे, कंबाइनिंग एटम। क्लियर। ओके। जो दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड तो कोई फॉर्म कर, कंडीशंस नहीं है ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हाँ करने है, का। आ रहा है वहीं पे।
पहले सुन लो। जो दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग एटम्स। करेक्ट। हाँ, तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, ये भी कर रहा था, और दोनों, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। और बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। बस इसमें हो गई है थोड़ी सी गड़बड़। गड़बड़ क्या? ये जो है ना, इनमें से कोई एक, वो क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। समझ में आया? ओके। जैसे ऐसे समझो, इसके पास बैट है, इसके पास बॉल है, दोनों लेके आए और क्रिकेट खेल रहे हैं। डन। अच्छा। यहाँ उल्टा हो गया। इसके पास क्या है? बैट भी है और बॉल भी है, लेकिन अकेले तो खेल नहीं सकता, तो हाँ, क्या करेगा? इसके साथ खेलना पड़ेगा। समझ में आया? शेयर शेयर बोल सकते हैं। हाँ, शेयर करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों एक के ही होंगे लेकिन शेयर दोनों करेंगे। समझ में आया? ओके। क्लियर? तो क्या होगा बताओ? ये बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो एटम के बीच में बनेगा, जहां एक एटम जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन शेयर दोनों कंबाइनिंग एटम्स करेगी। समझ में आया? ओके। क्लियर हो? हाँ। ठीक है। अब देखो कंडीशंस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने के कंडीशंस। तो पहला कंडीशंस क्या होगी? अब दोनों कंबाइनिंग एटम्स में एक के पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, है ना? हाँ। और लोन पेयर क्या होती है? the atoms that remain after the bond, मतलब bond का इलेक्ट्रॉन्स। जो इल, इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाती है बच बॉन्ड जाते हैं। हाँ, फॉर्मेशंस के बॉन्ड बाद, फॉर्मेशन यानी जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं नहीं करती। करते। क्लियर? क्या तो ऑक्सीजन में होता है ना शायद? हाँ, ऑक्सीजन में होता है, काफ़ी सारे में होते हैं, भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ जो केस फॉर्म करेंगे वो हम अमोनिया के साथ करेंगे। क्लियर? तो देखो, हाँ। NH3 होता है ना? तो हाँ। बीच में नाइट्रोजन, इस बाजू हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ देखो, हाँ। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? शेयर हो गए। यहाँ हाँ। एक और एक शेयर हो गया, यहाँ भी शेयर। लेकिन दो जो है अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। तो बचे ये रहे। क्या है? लोन लोन पेयर। पे। ठीक है? तो नाइट्रोजन के एक एटम के पास क्या हो गया? लोन। लोन पे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? और एक हाइड्रोजन आयन ले लो, हाइड्रोजन आयन ले लो। क्लियर हो? हाँ। इसके पास क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नहीं है ना? नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर कर लेगा। करेक्ट? हाँ। और क्या फॉर्म करेंगे बताओ? अमोनियम आयन। अमोनियम। हाँ। क्लियर हो? हाँ। तो पहला कंडीशंस क्या है? दोनों कंबाइनिंग एटम्स में एक के पास कम से कम एक लोन पेयर तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। डन। और दूसरा एटम या आयन, क्लियर हो? दूसरा एटम या या आयन, आयन। उसके पास कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए, है ना? कमी ओके। होगी तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा ना, हाँ। शेयर करेगा। क्लियर हो? हाँ। गुड। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन आयन, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल गया तो ये हीलियम की फॉर्मेशंस में आ जाएगा और स्टेबल। नियरेस्ट नोबल गैस। हाँ, और स्टेबल हो जाएगा। करेक्ट? Atoms tend to achieve the stable electronic configuration of the nearest noble gas यस। by losing or sharing electrons. हाँ, डन। तो अभी देखते हैं इसी की फॉर्मेशंस को। अमोनियम आयन की जो डॉट स्ट्रक्चर है उसको बना के देखते हैं। देखो, या पहले हम हाइड्रोनियम कर लें। पहले चलो हाइड्रोनियम ही कर लेते हैं। Okay. ठीक है? तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। इसके पास दो लॉन पेयर है। ओके? जब समझो एक हाइड्रोजन आयन आई, कनेक्ट हुई, तो ये क्या बन जाएगी?
एच H ओ यहाँ एच, और ये इन दोनों में क्या होगी, शेयर हो जाएगी। करेक्ट। O फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, एच ओ एच, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना वो एरो से दिखती है। ओके, हाँ क्लियर हो गया। प्लस, इसी को हम क्या बोलते हैं, H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। करेक्ट। हाँ ठीक है। सेम वे में आप अमोनियम आयन बना दो। कैसे बनाओगे अमोनियम आयन? अमोनियम आयन, अमोनियम इज NH3 ना। हाँ, तो हाँ तो एन हाँ एच हाँ एच, नीचे और भी, ऊपर या नीचे अच्छा हाँ, और यहाँ क्या बनेगी, दो लो पे इलेक्ट्रॉन, अच्छा प्लस क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन। डन। हाँ क्लियर हो गया। हाँ और ये क्या बन जाएगी देखो, एच एन एन एच, और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगी प्लस। करेक्ट। इसी हाँ को कैसे लिख सकते हैं, एच एन एच 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 प्लस, और यही क्या होती है, NH4 प्लस। समझ में आया? हाँ हाइड्रोनियम आयन। कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया या नहीं आया? हाँ मतलब ऐसा तो आ गया, हम्म। प्रॉब्लम नहीं है।